तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी से रिलेटेड, आपका जीडी हुआ, सीएसएल हुआ, सीपीओ एमटीएस हुआ, सीजीएल, या फिर रेलवे से रिलेटेड आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का हो गया, आरपीएफ का हो गया, अगर इनकी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है। दोस्तों हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए हर क्वेश्चन मैं यूनिक लाने की कोशिश करता हूँ ताकि दोस्तों देखिए जो बच्चे सभी क्वेश्चन करेंगे अगर वो आप करेंगे तो आपकी रैंक जो है बेस्ट नहीं होगी। जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देंगे, जो वो नहीं कर पाएंगे, अगर आप वो क्वेश्चन करते हैं तभी आपकी रैंक क्या होगी, उनसे बेस्ट होगी और आपकी रैंक अच्छी आएगी। क्या कह रहा है कि यदि व्यंजन 1 @ 2 @ 3 @ 4 @ इस तरीके से 5 6 में @ या तो प्लस हो अथवा गुणा हो, यानी कि एट द रेट आपकी जगह अगर हम प्लस चिन्ह का या गुणे चिन्ह का यूज कर लें तो कह रहा है गुणे से बदला जाता है, तो इस गणितीय क्रिया को सही क्रम में करने के बाद कितना अधिकतम मान निकाला जा सकता है। यानी अधिकतम मान, ये देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, अधिकतम मान कह रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 तक है और सब में @ आप यहाँ पर है। इस @ आपकी जगह कह रहा है कि प्लस और गुणा दोनों में से कोई चिन्ह, या तो सिर्फ प्लस ले करके चलें या सिर्फ गुणा कर लेकर के चलें या प्लस गुणा दोनों का यूज करें। तो आप जानते हैं कि प्लस का यूज करेंगे तो उतनी बड़ी संख्या नहीं बनेगी, अधिकतम मान निकालना है तो सब में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, क्या ये सही है? मैं कहूंगा कि हाँ कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% ये सही नहीं है। क्यों? यहां तक तो मैं रहूंगा तो गुणा करूंगा यहां तक, लेकिन एक चीज देखिए यहां पर गुणा करके देख लीजिए, पहले 5 6 5 3 3 चौको 12 12 3 36 36 दूना के 72 1 72 यानी 720 आएगा। ठीक है, 72 का मतलब 720। अब 720 आया है सारी संख्याओं का गुणा करने पर, लेकिन दोस्तों यहां तक भी गुणा करने पर 720 आएगा, क्योंकि 720 में जब मैंने 1 का गुणा किया तब भी 720 ही बना। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर गुणे के बजाय यहां पे सिर्फ प्लस हो और बाकी सब जगह पे तो गुणा हो, लेकिन यहां पे सिर्फ प्लस हो तो ये 720 तो यहां तक आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 721 आ जाएगा। तो अधिकतम मान 21 है कि 20 है? ग्रेटर कौन है? आप कहेंगे 721 ग्रेटर देन 720, यानी 721 बड़ा है ना कि 20। तो हमने क्या किया, एक जगह तो प्लस का यूज किया सिर्फ यहां पे, क्योंकि 1 का गुणा करने से ज्यादा बेटर है कि आप 1 प्लस के रूप में यूज करें जब अधिकतम मान पूछे। तो आप समझ में आ गई बात, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 69 - 26 = 66, 86 - 34 = 60, 35 - 28 = 31 है तो 77 - 21 का मान बताइए। ये गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, इसमें भी चिन्हों का ही आदान प्रदान किया जाएगा। जैसे आपका है 69 - 26 बराबर का लाना है 66 लाना है। कैसे लाएंगे आप? तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों बीच वाले चिन्हों को हम प्लस बना देते हैं, क्योंकि अगर माइनस करते हैं 69 में से 26 माइनस करते हैं तो 66 नहीं आएगा, क्योंकि 69 में से 3 माइनस करेंगे तभी 66 आएगा। इतना तो क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, बीच में प्लस करेंगे, बीच में प्लस करेंगे तो तब तो और 66 से बहुत ज्यादा संख्या बड़ी हो जाएगी। और भी देखिए क्या करेंगे, इन 6 और 9 के बीच में गुणे चिन्ह का यूज करेंगे, यानी दोनों अंकों के बीच में 69 के दोनों अंकों के बीच में गुणा चिन्ह यूज करेंगे। ऐसे 26 में भी करेंगे 2 गुणे 6। अब देखते हैं 9 6 54 हो जाएगा और प्लस 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब कितना आ गया, 66 आ गया। बिल्कुल सही है। ये लॉजिक देखिए जरूरी नहीं कि सही हो, हम ट्राई करेंगे दूसरे पर भी। ये आपका 86 और 34 को उठा लेते हैं, तो 86 को हम 8 गुणे 6 लिख देंगे, अब माइनस की जगह प्लस बना देंगे और 34 को 3 गुणे 4 लिख देते हैं। चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो 8 6 48 हो जाएगा और ये आपका चाहते हैं 12 हो जाएगा। 48 12 60 आ गया, बिल्कुल सही है। ये दो ही में हमारा देखिए पहले में क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं, और दूसरा इसलिए होता है इसको कंफर्म करने के लिए। तीसरी की हमें फिर जरूरत नहीं पड़ती है, तीसरा एग्जामिनर एक्स्ट्रा दे देता है तो उसको कोई जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करके चेक कीजिए, कुछ उसको छोड़ दीजिए, टाइम बचाइए। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में 77 - 21 के बराबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, 7 गुणे 7 करेंगे और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और 2 गुणे 1 हो जाएगा। आप कहेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 2 करने 2 हो जाएगा, यानी 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर का है। कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मात्रों को यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यात करता है। जैसे डॉलर, रुपया, येन, टका, ये सारी चीजें हैं क्या, वही बताना है आपको। डॉलर, रुपया, डॉलर अमेरिका की रुपया को डॉलर, इंडिया की रुपया को रुपया, येन, टका ये आपकी बांग्लादेश की टका होती है। तो ये जो है किसी न किसी देश की ये क्या है, करेंसी है। तो उसको हम क्या मानते हैं, वित्त मानते हैं? नहीं। क्या है, संपत्ति नहीं, मुद्रा। क्या होती है, वो देश की मुद्रा है।
क्या है, वो जिस देश का डॉलर है वो अमेरिका की मुद्रा है, रुपया इंडिया की मुद्रा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, वही मात्रकों को, ये मात्रकों जो लिखा है वही जो फिजिक्स में मात्रक पढ़ते हैं उसी मात्रक की बात हो रही है, किसी अन्य मात्रक की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पासे से रिलेटेड है। कह रहे एक ही पासे की तीन भिन्न स्थितियां दर्शाएगी, संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा, दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये कौन सा पासा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा। उसका बेस्ट तरीका ये है कि किन्हीं दो फलकों के अंकों का योग जोड़ लीजिए। जैसे 4 3 7 आ गया, 4 2 6 आ गया, 3 2 5, यहां पे जोड़ने पर 7 आ गया। 7 अगर आ गया तो ये मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा होता तो एक सिंपल सा रूल है, 7 में से जिसके विपरीत पूछे 2 के विपरीत घटा दीजिए, ठीक है। अगर 5 के विपरीत पूछे तो 7 में से घटा दीजिए। जब मानक पासा आएगा तब कब होगा, जब 7 ना आए जोड़ने पर तब, ठीक है। लेकिन यहां पर तो 7 आ गया, तो ये सामान्य पासा के बहुत सारे रूल होते हैं। तो चलिए उसमें देखते हैं। एक रूल ये है कि इसमें देखिए जैसे 2 है तो इसके बगल में 3 और 4 है, तो इसके विपरीत 3 और 4 होगा नहीं, ऑप्शन में उसको काट दीजिए। अब 6 और 5 बचा। अब यहां पर दोस्तों 2 देखिए इसके बगल में 4 1 है, तो 1 भी इसके विपरीत नहीं होगा, तो 4 तो ऑलरेडी है, ऑप्शन में 1 तो है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अब यहां पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे, क्योंकि इससे कंफर्म नहीं हो पाया अब 6 5 में कौन सा होगा। क्लॉकवाइज रूल लगाने के लिए इन दोनों डाइस को लेंगे, इस दोनों को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जिसके विपरीत पूछा वो कॉमन है, इसीलिए इन दोनों को नहीं लेंगे, बल्कि इन दोनों को लेंगे। अब यहां पर जो कॉमन है, जैसे 1 कॉमन है ना, इसको क्लॉकवाइज वहीं से हम घुमा देंगे। जैसे 1 आया, 2 आया, 4 आया, यहां से भी 1 से घुमाएंगे, 3 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, यानी 1 से 3 पे गए और 6 से गए। इस तरीके से इसको राउंड फिगर हम घेर लेंगे। घेरने के बाद जो जिसके अंदर है वो उसके विपरीत होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों ये कॉमन वाला होगा नहीं। अगर मान लीजिए 4 6 के मान सकते हैं विपरीत है, लेकिन 2 तो 3 के विपरीत है नहीं, वो ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है पहले वाले से, क्योंकि 2 के बगल में 3 है तो इसके विपरीत कैसे होगा, तो यहाँ पे 3 भी नहीं होगा, तो फिर कैसे क्या क्लियर कर पाए। जब यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में देखते हैं तो 4 6 के विपरीत है, तो 6 क्या होगा, 2 के विपरीत होगा नहीं, क्योंकि वो तो 4 के विपरीत है। तो बचा कौन सा, 5। तो कुछ जो डाइस के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा वो टाइम ले लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे तो सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। कुछ वीडियो में मैंने वैसे भी क्वेश्चन करा रखे हैं, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। चलिए, तो हर टाइप के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में टाइम फिश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आपका दर्पण रखा हुआ लंबवत, तो यहाँ पर अगर कोई फिगर है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्या ले लेता हूँ, त्रिभुज ऐसे ले लेता हूँ। देखिए अगर ऐसा त्रिभुज है, आकृति हो या फिर दोस्तों इसमें अक्षर हो, संख्या कुछ भी हो, रूल एक ही काम करता है। ये क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दर्पण का यही रूल है बस, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं जानना है आपको, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको घुमाएंगे तो वैसे ही, जैसे अगर यही त्रिभुज ऐसे बना हुआ है तो इसको घुमाएंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा, यानी घूमेगा, घूमने के बाद भी वो ऐसे ही है। जैसे ओ होता है ना, ओ को अगर आप घुमाते हैं, सर्किल समझिए, ओ समझिए, तो उसका भी प्रतिबिंब ऐसे ही रहेगा, बदलेगा, बदल जाता है, पलटता है, लेकिन दोस्तों वो वैसा ही पलटने के बाद भी देखा है। ए का भी प्रतिबिंब क्या होता है, ए ऐसे है ना, तो ए भी पलटेगा तो ऐसे, लेकिन बी अगर पलटता है तो क्या होगा, ऐसे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेफ्ट टू राइट, बस ये रूल जानिए, और क्या चीज़ पलटने के बाद नहीं चेंज होती है, ये चीज़ भी अपने माइंड में खुद तस्वीर बनाइए। अब इस पे आते हैं, इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, जो आपके आकृति प्रश्न आकृति दी हुई है। तो ये जो त्रिभुज होगा, ये वाला त्रिभुज तो जो कहते हो, जैसे अंदर का भी वैसे ही रहेगा, ये वाला इधर वाला हिस्सा, लेकिन जो इधर वाला ऐसे है वो क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला हिस्सा अपने साथ लेकर के चलाएगा, इधर लेके चलाएगा, और इसमें जो ये आकृति डी वाली है वो घूमेगी तब भी ऐसे ही रहेगी। देखिए त्रिभुजाकार बन गई, डी टाइप है ऐसे। अब इस तरीके का फिगर जो बना हुआ है वर्ग के अंदर, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी रेखाओं की संख्या पूछे तो आपको सीधी सरल रेखा लेनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने ये आकृति में ये रेखा है तो इस आकृति की ये जो रेखा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही तो इसको अलग काउंट करें, इसको अलग काउंट करें, ऐसा नहीं है। उस आकृति को बनाने के लिए वो कैठ रेखा का यूज किया गया है। जैसे इस यहाँ से यहाँ तक एक रेखा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक रेखा लेंगे तो 1 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ठीक है। ये आपने इस तरीके की, अब ये इधर वाली देख लेते हैं, ये तिरक रेखा, 4 के बाद 5 6 7 8, उसके बाद ये क्षैतिज वाली 9 10 11 12 13, फिर उसके बाद इधर वाली 14 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरल रेखा जब भी जितनी उस आकृति को बनाने के लिए रेखाओं की आवश्यकता होती है, उस रेखाओं को लेंगे, एक सीधी सीधी सरल रेखाओं को। समझ में आ गई?
तिर्यक रेखा को, तिरछी रेखा को नहीं लेंगे। तिरछी रेखा का मतलब जैसे ऐसे अगर हो गई तो इसको अब 2 काउंट करेंगे, ऐसी रेखा को 2 काउंट करेंगे, ऐसी रेखा को 2 नहीं काउंट करेंगे, इसको अलग काउंट करेंगे। इसको ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये भी एक रेखा होगी, ये भी एक रेखा होगी, इसको 2 काउंट करेंगे। यानी ये एक्स का निर्माण करने के लिए समझ लीजिए 2 रेखाओं का यूज होगा, न कि 4 रेखाओं का। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड है। 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होंगी? देखिए इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मान लीजिए कि कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां इस तरीके से एक दूसरे पे हो जाएंगी। जैसे इस तरीके से मिनट वाली भी उसी पे हो एकदम सीध में, घंटे वाली भी। तो 2 और 3 बजे के बीच करीब 2 यहाँ पर कह सकते हैं 2:12 2:13 के करीब अप्रॉक्स ये क्या हो जाएंगी एक दूसरे के सीध में। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो कहेगा कि कब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, मिनट और घंटे वाली सुई, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, या कहेगा कि एक दूसरे के विपरीत होंगे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। सभी में एक ही ट्रिक काम करेगी, कंफ्यूज नहीं करना, इसको समझ लीजिए। सीध में कहे, समकोण बनाने के लिए कहे, विपरीत दिशा में रहने के लिए कहे, सब में एक ही ट्रिक काम करती है। वो क्या होती है? ये मेरा नियम है 12/11। इससे पहले भी मैं बताया, ये मेरा नियम है 12/11 का। बस आप इसको समझिए, बहुत इसमें डीप मत जाइए, कोई जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा इतना डीप जाने की कि ये 12/11 आया कहाँ से। हालांकि कुछ वीडियो मैंने समझा रखा है, लेकिन समझने की जरूरत नहीं। बस 12/11 अपने माइंड में जान लीजिए कि 12/11 हम इस तरीके के 3 क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब क्या करेंगे? 2 से 3 बजे के बीच कह रहा है, तो मिनिमम जो होगा यानी छोटा वाला, उस 2 को हम लिख लेंगे। ये 2 बजकर हो जाएगा, उसको रखे रहेंगे। अब 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां हमको दिख रही है कि 12 और 13 मिनट के अप्रॉक्स में एक दूसरे के सीध हो जाएगी। लेकिन ये किसको क्रॉस करने के बाद जा रही है? आप कहेंगे कि 2 को क्रॉस करने के बाद। ये घंटा हमारा निकल चुका, मिनट के रूप में सोचना है, तो 2 का मतलब 10 मिनट। बस हम क्या करेंगे, वो छोटा वाला नंबर लेंगे। और ये आगे क्या है, 15 मिनट है, तो हमें 15 वाला नहीं लेना है, छोटा ही वाला इसमें भी लेना है। 10 और 15 के बीच में ना मिल रही है, तो हम छोटा वाला 10 ले लेंगे और बस 12/11 का इसमें गुणा कर देंगे। काम हो गया आपका आंसर आ चुका है 12/120/11, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2:11 अब आपका 110, और ये आपका 10 बचा, यानी कि 2:10 से 10/11। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकेंडों का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लोग इस क्वेश्चन को 5 मिनट लगा देते हैं करने में, लेकिन मैंने जो तरीका बताया है मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, नाटे लंबे का, या फिर उम्र में कम या ज़्यादा का, या फिर दोस्तों और भी बहुत टाइप की मतलब क्वेश्चन छोटे बड़े का आता है, तो उसमें हमेशा हम ग्रेटर और लेस चिन्ह का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफाई भी बनी रहेगी, कम टाइम में भी सॉल्व हो जाएगा और सटीक लगेगा, अच्छा भी लगेगा। कह रहा है सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है, तो हम क्या करेंगे, सेब के पेड़ को नींबू के पेड़ से लंबा दिखा देंगे। सेब इज ग्रेटर देन नींबू। आगे कह रहा है पपीता का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। क्या कह रहा है, पपीता का पेड़ इस ताड़ के पेड़ से छोटा है, तो ताड़ का पेड़ क्या हो जाएगा, पपीते के पेड़ से लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है। आम के पेड़ को कह रहा है, आम के पेड़ को इस पपीते के पेड़ से छोटा है, यानी पपीता का पेड़ इज ग्रेटर देन आम के पेड़ से हो गया। आगे क्या कह रहा है, लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। क्या कह रहा है कि आम का पेड़ पपीते के पेड़ से तो छोटा है, लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। अब आगे कह रहा है इनमें कौन सा पेड़ सबसे लंबा है। अब चूंकि सेब और नींबू का यहाँ पे रिलेशन हमने निकाल रखा था कि सेब का पेड़ जो है नींबू के पेड़ से लंबा है, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे नीचे मैं दिखा दूंगा, यानी सेब इज ग्रेटर देन नींबू, यहीं पे नींबू आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो ताड़ का पेड़ सबसे लंबा दिख रहा है, क्योंकि ये पपीते से लंबा, पपीता आम से, आम सेब से, सेब नींबू से, तो ताड़ का पेड़ ही सबसे लंबा हुआ। तो वही पूछ रहा था सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, ताड़ का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के अनुसार करना था, बहुत आसान था, इसमें कुछ दम नहीं था। अब चलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ। कह रहा है निर्देश दिया हुआ निम्नलिखित सूचनाओं को अध्ययन करें और निम्न दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। कह रहा है 6 मित्र हैं, पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज और मनोरंजन, एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे षटभुजाकार यानी कि जिसमें 6 भुजा है, 6 भुजाएं इस तरीके से मेज है, ठीक है, और एक केंद्र की तरफ मुख है। केंद्र की जब मुख रहेगा तो आपका इस तरीके से होगा, क्योंकि केंद्र यहाँ पे होगा, केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाता है सॉल्व करने में। अब क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला ये हिस्सा है ना, वहीं से हम करेंगे इसमें दाएं बाएं को इंडिकेट। कैसे इंडिकेट करेंगे, जो सबसे नीचे वाला ये बीच वाला हिस्सा रहता है वहीं से हम शुरू करते हैं। सर्किल दिया तब भी यहीं से हिस्से नीचे वाले से ही इतने ही पार्ट में ले लेंगे सर्किल में, और वहीं से हम दायां बायां, जिधर आपका दायां वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर केंद्र की तरफ मुख है तो नहीं है, विपरीत
विपरीत दिशा में तो उल्टा उल्टा करेंगे, जिधर बायां है उधर दायां कर देंगे, बस इतना ही फर्क रहता है। तो चूंकि यहाँ पे हम यहाँ केंद्र की तरफ मुख है तो ऐसे दाएं की तरफ एक छोड़े एक, एक छोड़े एक, एक छोड़े एक, इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, वो उनका दायां होगा। जिधर बिंदी नहीं है उनका बायां है, जिधर बिंदी है उसका दायां। बस अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पंकज जो है, देखिए सबका मैं पहला पहला अक्षर लूंगा ताकि आसानी रहे लिखने में भी समझने में भी। कह रहा पंकज जो है मनोरंजन के बाएं से दूसरा है। क्या कह रहे हैं, पंकज मनोरंजन के, सब कहीं पर भी रख सकते हैं, पहले वाले को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, आप आज़ाद हैं। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में जैसे कहेगा वैसे रखना है अपने मन से, अब तब आज़ाद नहीं रहेंगे, पहले वाले में आज़ाद है। जैसे पंकज को कह रहे हैं मनोरंजन के बाएं से दूसरा, मैं मनोरंजन को यहाँ पर रख देता हूँ, मनोरंजन का बायां इधर है तो बाएं से दूसरा स्थान यहाँ पे आएगा, तो पंकज पी को मैं यहाँ पे रख दूंगा। क्या कह रहा है, पंकज जो है मनोरंजन के बाएं से दूसरा हो गया। चलिए आगे कह रहा है काजी को कह रहा है रोहित और सनी का पड़ोसी है। काजी को कह रहा है कि रोहित और सनी, रोहित और सनी, रोहित को आर सनी को एस मान लेते हैं। कह रहा है कि पड़ोसी सनी का, क्या कह रहा है, काजी जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है। काजी को हम के से दर्शाएंगे, रोहित और सनी दोनों का पड़ोसी है तो दोनों के बीच में रखेंगे। अब चूंकि एक जगह खाली थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर रोहित या सनी किसी को भी रखते तो दोस्तों बीच में इन दोनों के यहाँ दोनों जगह पहले से बंदे मौजूद हैं तो यहाँ पे हम रख ही नहीं पाएंगे, सेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हर हाल में सनी और रोहित के लिए यही जगह बंदेगी। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि सनी यहाँ हो सकता है कि रोहित यहाँ, ये पोजीशन चेंज हो सकती है। लेकिन कौन है, लेकिन काजी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। सनी रोहित किधर भी रहे, काजी हर हाल में उनके बीच में ही रहेगा क्योंकि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब बात आती है सनी रोहित की, कौन किधर है, क्वेश्चन में आगे पढ़ी हो सकता है और क्लियर कर दे। आगे कह रहा है तबरेज जो है सनी के बाएं से दूसरा है। मान लीजिए सनी यहाँ है तो सनी के बाएं का दूसरा स्थान कहाँ है, सनी के बाएं का दूसरा स्थान यहाँ पे है जहाँ पे रोहित को हमने बैठा रखा है। तो मामला तो ये सनी यानी यहाँ पे नहीं होगा, सनी यहाँ पे नहीं होगा, इतना तो क्लियर हो गया। सनी यहाँ पे नहीं होगा तो रोहित होगा। अब सपोज कीजिए सनी यहाँ पर है तो कह रहा है तबरेज सनी के बाएं से दूसरा है। अब इसके बाएं से दूसरा ये जगह खाली है तो तबरेज यहाँ पे हम रख सकते हैं। अब एकदम सही है। आगे कह रहा है काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है, काजी यहाँ पर है, इसके बाएं चौथा व्यक्ति आएगा ये आपका पंकज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है। क्या कह रहा है कि कथन कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, जो भी कथन कहेगा उसी हिसाब से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुत्ता और बिल्ली दोनों को अलग अलग बना देंगे, कुत्ता और बिल्ली को दोनों को हम अलग अलग बना देंगे। यहाँ पे कैट मैं लिख देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे लिख देता हूँ सी से कैट। आगे कह रहा है कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई बिल्लियाँ कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, सॉरी कह रहा है कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं तो कुछ कैट में इस रेड को हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से कुछ कहेगा तो कुछ मिलाएंगे, पूरा कहेगा पूरा मिलाएंगे और कुछ भी नहीं करेगा तो ऐसे दूर हम बना देंगे। आगे कह रहा है कि सभी चूहे सुअर हैं, जितने भी रैट हैं सब पिग हैं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सभी रैट को क्या करेंगे इस पिग के अंदर ले लेंगे, पिग के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस रैट को पिग के अंदर लेने से एक चीज़ और, जो कैट का कुछ हिस्सा है वो भी क्या हुआ पिग के अंदर आ गया। इस चीज़ को आपने नोट किया, नोट कर लीजिए। क्या रैट को पूरा अंदर डालने के चक्कर में हमने कैट का भी कुछ हिस्सा पिग के अंदर डाल दिया, ठीक। ये आपका डायग्राम इस तरीके का बना है। अब चलिए देखिए, बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं सिलोजिज्म के, लेकिन कन्फ्यूज़न वाला ये क्वेश्चन है। कन्फ्यूज़न वाला भी क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इजी क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्यों, कन्फ्यूज़न कहाँ हो रही है अभी आपको समझ में आ जाएगा और उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी समझिए। क्या कह रहा है पहला कि सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे। तो यहाँ पर कुत्ता है, यहाँ पर रैट है, क्या इन दोनों का मिलन हो रहा है या कथन में भी कहीं कुछ कहा है इस तरीके का, नहीं कहा है, तो ये तो तुरंत निष्कर्ष गलत काट दीजिए। आगे कह रहा है कि सभी सुअर चूहे हैं, सभी सुअर चूहे हैं। अब इस पे ध्यान दीजिए, देखिए जो अंदर वाला होगा सभी चूहे सुअर हो सकते हैं, सभी चूहे पिग हो सकते हैं, लेकिन सभी पिग जो है सुअर नहीं होंगे। यानी अंदर वाला सभी का सभी बाहर वाला हो सकता है, ये पिछली वीडियो में मैं बताया था, लेकिन बाहर वाला सभी का सभी अंदर वाला नहीं होगा। हाँ, कुछ सुअर अगर चूहे कहता तो बात सही होती। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, सभी सुअर चूहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर कुछ सुअर को चूहा कहता तो बात सही होती, या सभी चूहे अगर कहता सुअर है तब भी बात सही हो जाती। आगे कह रहा है कुछ सुअर बिल्ली है, तो अब यहाँ पर देखिए सुअर और देखिए रैट को मैंने वही शुरू में बताया कि रैट को जब हमने पिग के अंदर डाला तो कैट का हिस्सा भी कुछ आ गया, कुछ आया, तो कुछ सुअर बिल्ली कह रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर पूरा कहता तो बात गलत हो जाती क्योंकि कुछ जो है बिल्ली का हिस्सा सुअर में आ गया। आगे कह रहा है कोई सुअर कुत्ता नहीं है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, यही कन्फ्यूज़न वाला कह रहा है कोई कुत्ता सुअर नहीं है, लेकिन कहीं पर भी निष्कर्ष में ये चीज़ कुत्ते और सुअर के बारे में कहा है, नहीं कहा है। अगर ये नहीं कहा है तो चलिए एक चीज़ और नोट कर लेते हैं, क्या ये सुअर और बिल्ली के बारे में कुछ कहा है, सभी चूहे सुअर हैं कहा है, सभी बिल्ली चूहे कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि
कोई जो है बिल्ली या सुअर आपस में कुछ रिलेट कर रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं कहा है। तो ये दोस्तों आपको लग रहा है कि ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यही कन्फ्यूज़न खड़ी करता है कि कथन में उसका कहीं से रिलेशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा कि है, या फिर आपका कथन में रिलेशन मतलब दिखा रहा है और ये कह रहा नहीं है। तो जब आपको लगेगा कि ये सही है लेकिन वो गलत हो जाएगा, लगेगा गलत है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके के कन्फ्यूज़न वाले अगर क्वेश्चन आप नहीं करेंगे 8-10 तो आप गड़बड़ा जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे। तो यहाँ पर केवल 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कर्नाटक, भारत, एशिया, 3 नाम दिया हुआ, तो 3 को हम इस तरीके से सर्किल बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, परस्पर तीनों में रिलेशन निकालना है। कर्नाटक भारत में क्या रिलेशन, भारत एशिया में क्या रिलेशन है। तो आप जानते ही हैं दोस्तों क्या है, कर्नाटक क्या है, भारत का हिस्सा है, तो कर्नाटक को हम क्या करेंगे, कर्नाटक को के रख लेते हैं, भारत इंडिया आई रख लेते हैं। तो कर्नाटक क्या है, भारत का हिस्सा है, भारत का एक राज्य है, भारत का जब एक राज्य है तो इंडिया के अंदर आएगा। अब एशिया और भारत कर्नाटक में क्या संबंध है, आप कहेंगे कि जो इंडिया होता है वो एशिया में आता है, वो एशिया में आता है, यानी ए में आ जाएगा। यानी इस तरीके का डायग्राम आपको बनेगा, यानी एशिया के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर कर्नाटक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आसान ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत मतलब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या कह रहे हैं, यदि x + y का अर्थ y बेटी है x की, x - y का अर्थ y पत्नी है x की, x@ आपका अर्थ कह रहा है y बेटा है x का, तो m@t - n@v + r, तो फिर vm का क्या है, vm का रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये m@t जो है, m को मान लीजिए x, t को मान लीजिए y। अब m@ यानी x@ को हम देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ है ना, तो इसका अर्थ क्या करें, y का बेटा x है, y का बेटा x है, यानी कि t का बेटा, यहाँ पे ये पता चल गया t का बेटा m है, t का बेटा m है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए m बेटा है t का, ठीक है। अब देखिए एक तो सेंटेंस हम इस तरीके से कड़ियाँ पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद देखिए कितनी आसानी से समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है t - n, इसको घेरिए। अब t को यहाँ पे x रखिए, n को y रखिए। तो अब क्या, x - y वाला, अब देखिए सूत्र कहाँ है, x - y यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है y की पत्नी x है, y की पत्नी x है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं y यानी n की पत्नी t है, n की पत्नी t है, यानी कि t क्या है, इस n की पत्नी है, n की क्या है, ये पत्नी है, यानी इसको हम निगेटिव मानेंगे। m t का बेटा, इसको पॉजिटिव मानेंगे। ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या चक्कर है, ये चक्कर है, पॉजिटिव दर्शा रहा है कि ये पुरुष है, ये मेल है, और माइनस दर्शा रहा है तो ये फीमेल है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी हम पॉजिटिव, क्योंकि जब ये t इसकी पत्नी है तो ये n पति होगा इसका। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे अब क्या करेंगे, ऐसे ही घेरते जाएंगे। अब यहाँ पर n@v को घेरेंगे। n@v यानी x@y का अर्थ है y का बेटा x है, y का बेटा x है, यानी v का बेटा n है, v का बेटा n है, यानी v यहाँ पर है तो n क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा। लेकिन अभी v हमें नहीं पता कि ये माँ है इसकी कि पिता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। आगे फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे लास्ट वाले को घेरेंगे, यानी v + r को घेरेंगे। और v + r का मतलब x + y को हम देखेंगे। x + y कह रहा है कि अर्थ y की बेटी x है, y की बेटी, यानी v क्या है, r की बेटी है, v क्या है, r की बेटी है, यानी v पता चल गया निगेटिव है। r क्या पॉजिटिव है निगेटिव है हमें नहीं पता, उसके चक्कर में पढ़िएगा भी मत, छोड़िए। एग्जाम क्वेश्चन देखिए पहले क्या करे, तो कह रहे हैं v का m से क्या संबंध है, तो r से कोई संबंध नहीं, उसको छोड़ दीजिए। v का m से इनका संबंध पूछ रहा है। अब इतना जब कड़ियाँ जोड़ ले तो किसी एक जो है कैरेक्टर में घुस जाए, एम या बी में। एम में घुसना आसान है। सपोज कीजिए आप एम है तो आप बेटा है किसके, टी के। जब टी पत्नी है एन की तो हर हाल में आपका पिता हो जाएगा एन। एन क्या हो जाएगा, आपका पिता होगा। टी जब आपकी माता है, क्योंकि एम आप है, आप टी के क्या है, बेटा है, और टी क्या है, पत्नी है एन की, तो आपकी जब माता टी है तो आपके पिता क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एन टी है माता पिता है, ये पति पत्नी है। अब दोस्तों कह रहे हैं एन जो है वी का बेटा है। अब ये मुझको बताइए कि आपके पिता की जो माता होगी, क्योंकि वी निगेटिव है, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि वी आर की बेटी थी, ये निगेटिव हो गई। जब निगेटिव है तो एन का ये पिता नहीं होगा, एन की ये माता होगी। जब एन की माता है तो आप बताइए आपके पिता की जो माता होगी वो आपकी क्या लगेगी, आप कहेंगे वो मेरी दादी लगेगी। हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। इसको करने से पहले दिशा दूरी के बारे में जान लेते हैं। दाहिनी साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम
ऊपर आपका उत्तर, नीचे आपका दक्षिण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रेखा की घड़ी में पद्धति समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंडिकेट कर रही है। मान लीजिए किस तरीके से घड़ी है और 9:15 बजेगा, वैसे जो नॉर्मली घड़ी होती है उसमें 9:15 बचेगा, तो 9 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा। तो इस कंडीशन में मिनट वाली सुई 3 पे हो जाएगी और घंटे वाली सुई यहाँ पे हो जाएगी। तो वही कह रहा है घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंडिकेट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे घड़ी रहती है वैसे ही इस पर हमने रख दिया, क्योंकि ऑलरेडी 9:15 होगा। तो घंटे वाली सुई देखिए पश्चिमी दिशा को इंडिकेट कर रही है जो डायग्राम है, उस हिसाब से हमें इसमें कुछ क्वेश्चन में चेंज करना पड़ता है, इस घड़ी को घुमाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे क्या कह रहा है कि 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा को इंडिकेट करेगी। मान लीजिए 9:15 हो रहा था, 9:15, अब कह रहे हैं कि 75 मिनट बाद, तो इसमें 75 पहले जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 90 का मतलब आप यहाँ पे 30 रखिए और 60 को इधर ले जाएंगे 1 घंटा, यानी 10:30 पर कह रहा है कि दोस्तों मिनट वाली सुई किस दिशा को इंडिकेट करेगी। मान लीजिए कि 6 यहाँ पे होगा, 12 यहाँ पे होगा, जो घड़ी है 3 6 12 इस तरीके से होगा, 9 12, तो 10 का मतलब क्या होगा, मिनट वाली सुई हर हाल में 6 पे आएगी और घंटे वाली सुई 10 से थोड़ा सा आगे हो जाएगी, यानी 10 गिरा के बीच में हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई उस स्थिति में किस दिशा को दर्शाएगी, तो मिनट वाली सुई नीचे दर्शा रही है, तो वो दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चलिए इसको धड़ाधड़ सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है उस अक्षर का चयन करें जो निम्न के आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी आपका इस रूप में हो, मतलब अक्षर के रूप में हो, तो उसकी नंबरिंग कर दीजिए। A to Z आपको नंबर याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए 1 से 26, इसके उल्टे क्रम भी याद कर लीजिए और देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए कि D है आप कहेंगे 4थे स्थान पर, F है 6ठे स्थान पर, I है 9वें स्थान पर, M है 13वें स्थान पर, R है 18वें स्थान पर, X है 24वें स्थान पर, E है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्या आएगा, अब इसको सीरीज की तरह समझिए। जैसे 4 से 6 हुआ आप कहेंगे +2 है, 6 से 9 हो रहा है आप कहेंगे +3 है, 9 से क्या हो रहा है आपका 13, 9 4 13 +4 हो रहा है, 13 के बाद 18 आ रहा है +5, 18 के बाद 24, 18 6 24 +6, 24 के बाद 5 आ गया। यहाँ पे मामला नहीं समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस के बाद 7 ही प्लस होगा, लेकिन 24 में 7 प्लस करने पर 31 आएगा। जब भी अल्फ़ाबेट की बात हो और 26 से ज़्यादा आ जाए, जितना आ जाए उसमें 26 घटा दीजिए। अब 31 घटाएंगे तो 5 ही ना आएगा, बस ये रूल कहता है। 26 से ज़्यादा जब आ जाए तो उसमें से 26 को घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका नया नंबर बन जाएगा, यानी 5। अब दोस्तों इस क्रम में देखिए 2 3 4 5 6 7 जोड़ा, तो इसमें हम क्या करेंगे +8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा और 13वें स्थान पर क्या आता है, एम आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी आपका वही है, 2 चीज़ें हैं इसमें, अल्फ़ाबेट भी दे दिया, संख्या भी गायब दे दी है। तो चलिए पहले संख्याओं को निकाल लेते हैं। 20 से 42 बन रहा है, 42 से 62 बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे +20 हो रहा है और +20 हो रहा है, दोनों में +20 हो रहा है, तो नेक्स्ट भी +20 कर देंगे, कोई फर्क। तो 62 में +20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 82 हो जाएगा। 82 2 में है, बी और डी में, तो हर हाल में आप हमें अल्फ़ाबेट निकालना पड़ेगा, यानी सी है, एफ है, आई है, और नेक्स्ट क्या होगा हमें नहीं पता, इसकी भी नंबरिंग कर दीजिए। सी तीसरे पे होता है, एफ छठे पे होता है, आई 9वें पे होता है। अब देखिए 3 से 6 हुआ +3 हुआ, 6 से 9 हुआ +3 हुआ, 9 से 3 ही प्लस करेंगे जब 3 3 का गैप चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12वें स्थान पर एल होता है, यानी कि 82 एल आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है और पहले ही संख्या गायब कर दिया है कंफ्यूज में डालने के लिए, पहली संख्या। लेकिन ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। 9 25 49 121 169। अगर आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद है, 1 से 30 तक का क्यूब याद है, याद नहीं, याद होना चाहिए दोस्तों। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब जाकर के एग्जाम में धड़ाधड़ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सेकंडों में, तो आपको पता चलेगा कि सारे परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बचा हुआ है हमारा मिसिंग संख्या, क्या होगी ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कितने बच्चे जानेंगे तो ये विषम संख्याओं का स्क्वायर है, तो उस हिसाब से 1 का स्क्वायर होना चाहिए। मैं कहूँगा गलत है, गलत है। क्यों गलत है, अब देखिए यहाँ पे दिया विषम संख्याओं का अगर इसका अर्थ था क्रमागत, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है। तो फिर ये 9 को गायब करके 11 दे दिया। अब देखिए ये कौन सी संख्या, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का ये स्क्वायर है। 3 5 7 11 13। तो दोस्तों क्रमागत अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जो खुद से कटे, 1 से कटे हुए अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 3 से पहले कौन आती है, 2 आती है। 2 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती। 1 सिर्फ 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, जबकि अभाज्य संख्या एक और खुद से कटती है, यानी 2 संख्याओं से कटती है। तो 2 क्या हो जाएगी,
ये अभाज्य संख्या होगी 30 से पहले वाली, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बास्केट को एक कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बास्केट को एक कोड भाषा में ABKSTE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। क्या कह रहा है कि बास्केट को क्या लिख रहा है, ABKSTE, इसमें नंबरिंग भी करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सेम अल्फ़ाबेट को बदल करके नीचे, यानी अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन है उसको सिर्फ चेंज कर दिया और कुछ किया नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ ए को यहाँ पे बी को, यानी ए बी की पोजीशन आपस में बदल दिया, के को यहाँ पर, एस को यहाँ पर, के एस को या आपस में पोजीशन चेंज कर दिया, टी यहाँ पर, ई यहाँ पर, यानी दो का जोड़ा लेकर के आपस में परस्पर चेंज किया पोजीशन। जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूँगा एक टी की, सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे आई टी की करूँगा तो आई यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे वी और इस ई की करूँगा तो ई यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए CAITEV ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 का संबंध जैसे 1210 से है, ऐसी 2 जोड़े ढूंढिए जिनका संबंध सेम इस तरीके का हो। तो इसमें पहले देखिए संबंध है क्या। देखिए यहाँ पर मुझको दिख रहा है 121 11 का स्क्वायर करने पर ही आएगा, लेकिन वहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया है, यानी कि 11 का स्क्वायर करके उसमें 10 का गुणा कर दिया, तभी तो आपका 1210 होगा। चलिए ठीक है, यही काम यहाँ पर करते। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 में 10 का गुणा करेंगे नहीं आएगा, 810 होगा। 8 का स्क्वायर 8 64 640, ये भी नहीं होगा उस रूल से। 6 को 36 360, ये भी नहीं होगा। 7 7 49 490, ये भी नहीं होगा, यानी हमने रूल गलत लगा दिया। रूल गलत लगा दिया दोस्तों, रूल गलत हो गया, तभी तो आंसर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 और किस तरीके से आ सकता है। अब देखिए ये 10 आया कैसे, उसको हम देखते हैं। 10 आया कैसे, 11 का स्क्वायर किया और इसमें 10 का हमने कैसे गुणा किया, 11 में से 1 घटा करके। अब देखिए ये 1210 हो गया। इस रूल को हम अप्लाई करते हैं तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें किसका गुणा करेंगे, 9 में से 1 घटा करके, यानी 8 का। 8 का ने 8 8 64 648 आ रहा है, ये 737 दिया, वो गलत हो गया। यहाँ पर करेंगे अगर 8 का स्क्वायर तो 8 64 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 8 में से 1 घटा करके, यानी 7 का। तो 7 चौक को 28 हो जाएगा, 7 छक्का 42 44 हो जाएगा, 448। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि आयात का संबंध जैसे निर्यात से, व्यय का संबंध यहाँ पर किससे होगा। चलिए फटाफट दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत आसान है। आयात का उल्टा निर्यात होता है, व्यय का उल्टा क्या होता है, बस यही तो कमेंट करना है। फटाफट बताइए, राजस्व होता है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है VMR का संबंध जैसे ZIS से है, वैसे AKT का संबंध यहाँ पर किससे होगा। किसका संबंध कह रहा है, VMR का। किससे कह रहा है कि ZIS से। इसमें नंबरिंग कर दीजिए, V 22 पे, M 13 पे, R आपका 18 पे, Z आपका 26 पे, I 9 पे, S 19 पे। इसी तरीके से AKT को हम इसी लॉजिक से निकाल लेंगे। इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 11 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए V आपका था, Z बन गया, V 22 Z आपका कितना है 26, यानी +4 हुआ। M की जगह I, 13 की जगह 9 हो रहा है, यानी -4 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए R की जगह S हो रहा है, 18 यानी +1। एकदम सेम इसी क्रम में इसको भी करेंगे, पहले में +4, दूसरे में -4, उसके बाद +1। यहाँ पे +4 करेंगे तो 5, 5वें पे E, यहाँ पे क्या करेंगे -4 करेंगे तो दोस्तों 11 में से 4 घटा लीजिए, कितना आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि G। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, T 20 है, इसमें +1 करेंगे 21, 21 पे U, EGU ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आओगी, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक चीज़ मैं पूछता रहता हूँ, अगर आपको लोगों को मैथ की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बहुत ही शानदार और धमाकेदार वीडियो वो भी हमारी होगी। तो मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।